नमस्कार दोस्तों, मैं हर सर एक बार फिर से आपके अपने चैनल आस्था पढ़ाई वाले पे आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम इंटरमीडिएट के मैथ का प्रश्नावली 4.2 पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 4.2 पढ़ने के लिए कुछ बेसिक नियम है उस बेसिक नियम को सबसे पहले हम समझेंगे। आप ये जानते हैं कि सारणी जो होता है पंक्ति और स्तंभों के बीच में बटा होता है। यदि अगर हम 3 कोट या 3 क्रम के सारणी की बात करें तो उसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या कुल 3 होती है। 3 पंक्ति होती है तो 3 स्तंभ। जैसे अगर हम बात करें कि एक सारणी दिया है और इसके अवयव दिए हैं, यदि A1 B1 C1 A2 B2 C2 तथा A3 B3 और C3 इस तरीके से दिया है। तो आप देखें, आपको पहले वाले वीडियो में हमने बता रखा है कि इस तरीके से होता है। ये पहली पंक्ति ऊपर वाली, दूसरी वाली दूसरी पंक्ति और तीसरी ये तीसरी पंक्ति, इस तरीके से 3 पंक्ति होती है। अगर स्तंभों की बात करते हैं तो इस सारणी में जो स्तंभ होता है इस तरीके से ये देखें, इधर वाला पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ है। लेकिन आप ये पंक्ति और स्तंभ अच्छी तरीके से समझते हैं तो जब सारणी को आपको हल करना होता है तो एक समस्या आती है। सारणी की अपनी एक विशेषता होती है कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को आप आधार मान करके उसके विस्तार से सारणी को आप हल कर सकते हैं। लेकिन जो समस्या आती है वो समस्या कुछ इस तरीके से है। देखें कि 3 कोटि की सारणी विस्तार के लिए चिन्हों का प्रयोग। आप 3 क्रम की अगर आपके पास कोई सारणी है तो उसको हल करना है तो कब किस अवयव के साथ कौन सा चिन्ह प्रयोग करेंगे, इसके बारे में आप इसमें सबसे पहले समझें। जैसे अगर हम बात करते हैं मित्रों कि आपके पास एक सारणी है 3 कोटि का या क्रम का, तो अगर आप पहला अवयव चुनते हैं तो उसके लिए जो चिन्ह प्रयोग होगा वो धनात्मक होता है। लेकिन जब दूसरा अवयव लिया जाता है तो उसका चिन्ह ऋणात्मक होता है। तथा जब तीसरा अवयव चुना जाता है पंक्ति का तो उसका चिन्ह हो जाता है धनात्मक। मतलब पहला धन, दूसरा ऋण, तीसरा धन चिन्ह हो जाएगा। फिर जब दूसरे पंक्ति की बात करते हैं तो धन के बाद आता है ऋण, दूसरा चिन्ह क्या होगा, दूसरे पंक्ति का पहला चिन्ह होगा ऋण, फिर हो जाएगा धन के बाद ऋण के बाद तीसरे पंक्ति में जब हम जाते हैं तो तीसरे वाले में धन ऋण धन। इस तरीके से देखें आप, फिर से इसको थोड़ा समझें। पहले में चिन्ह आता है धनात्मक, दूसरे में चिन्ह आता है ऋणात्मक, तीसरे में आता है धनात्मक। मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा धनात्मक तथा दूसरी पंक्ति का जो पहला अवयव होता है वो ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक और तीसरी पंक्ति का धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, इस तरीके से आता है। जब आप विस्तार करते हैं तो आप ये देखें कि सारणी को आपको अच्छी तरीके से हल करना है तो आप चिन्ह को बहुत आसानी से इस छोटे से बिंदु से आप समझ सकते हैं कि कब कौन सा चिन्ह किस अवयव के साथ लिया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हमको इस सारणी को इस मध्य वाले पंक्ति से हल करना है तो आपको पहले चिन्ह क्या लिखना पड़ेगा, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं हम। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, मान लीजिए अभी ऊपर हमने देखा है कि A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 और उसके अलावा है A3 B3 और C3। ये आपके पास एक डिटरमिनेंट का मान है, सारणी का मान है और इसको हल करना है हमको बीच वाली पंक्ति से। तो बीच वाली पंक्ति का जो पहला अवयव होगा क्या है, A2। लेकिन A2 के लिए जो चिन्ह होगा वो कौन सा होगा, ऋण का। ऋण चिन्ह लिख लिया। फिर आप जानते हैं कि जिस अवयव को चुनते हैं सारणी विस्तार के लिए उसके पंक्ति और उसी के स्तंभ के सारे अवयव को हम न्यूट्रल मान लेते हैं। तो जो शेष बचता है वो छोटे सारणी में लिखा जाता है। जैसे A2 को हमने चुना, A2 हो गया, चिन्ह उसका इसी चिन्हों के नियम से क्या होगा, माइनस। लेकिन इसी की पंक्ति इस तरीके से और इसी का स्तंभ, इसके सारे अवयव को हम शून्य मान लेते हैं तो बचता क्या है, देखिए बचता है B1 C1 B3 C3। तो लिखेंगे इसमें B1 C1 B3 C3, ये हो गया। अब उसके अलावा जब दूसरे चिन्ह पे, दूसरे अवयव पे जाते हैं तो चिन्ह क्या लिखेंगे, प्लस, और ये प्लस हो गया। अब देखें A2 के बाद क्या चुनेंगे, B2, ये B2 हो गया। तो B2 के लिए सेम वही नियम अपनाएंगे कि उसकी पंक्ति उसी के स्तंभ को क्या मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। तो जो शेष बचता है उसको सारणी में लिख लें। जैसे हम B2 की बात करते हैं तो B2 का ये स्तंभ हो गया
और ये उसकी पंक्ति हो गई। तो बचा क्या कैसे A1 C1 A3 C3 लिख लें A1 C1 A3 C3। ये तो दूसरा वाला अवयव हो गया। लेकिन तीसरे की बात करते हैं तो पहले में माइनस, दूसरे में प्लस, तो तीसरे में क्या होगा माइनस। माइनस चिन्ह लिख लेंगे और इसमें अवयव कौन सा दिया है C2 हमने लिख लिया। अब इसके साथ हमने अभी बताया कि जिस अवयव को चुनते हैं विस्तार के लिए सारणी के, तो उसी की पंक्ति उसी के स्तंभ को क्या करते हैं खत्म करने के लिए ये स्तंभ और ये पंक्ति खत्म कर देते हैं। तो बचता क्या है A1 B1 A3 B3 A1 B1 A3 B3। अब ये इसका विस्तार हो गया। अब आप सारणी को आसानी से हल कर सकते हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा कि इस तरीके से सारणी को हल करते हैं। तो ये तो आपने पीछे पढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पे जो चैप्टर 4.2 है इसमें हमको चैप्टर को अच्छी तरीके से समझना है। तो आप सबसे पहले ये जानेंगे कि सारणी का गुणधर्म, मतलब सारणी की कौन सी विशेषताएं हैं जिनको यदि आधार माना जाए तो सारणी को कैसे आसानी से आप हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सारणी के गुण। ये पहला गुणधर्म है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य हो। देखें इसको कहेंगे कैसे, तो देखेंगे जैसे यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति, मान लीजिए एक सारणी है हमारे पास, ये दिया है 2 4 2 0 0 0, उसके अलावा दिया है 3 2 -1। इस तरीके की एक सारणी अपने पास है। इसको यदि आपको हल करना है तो इसके लिए ये जो गुणधर्म है पहला, ये नियम लागू होगा। और ये नियम क्या कह रहा है, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव कैसे हो, किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव कैसे हो शून्य। तो देखें इस सारणी में ये जो दूसरी पंक्ति है इसके सभी अवयव कैसे हैं शून्य है। तो इस सारणी का मान क्या हो जाएगा शून्य। ये तो हमारा हो गया पहला गुणधर्म। सारणी का दूसरा गुणधर्म के बारे में हम चर्चा करें। यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर लिया जाए, परिवर्तित मतलब बदल लिया जाए, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यदि मेरे पास एक सारणी है A1 B1 A2 B2, ये दो गुणित दो क्रम की एक सारणी है अपने पास। तो इसको देखते हैं, इसका मान हो जाएगा, इस सारणी को यदि हल करें तो इसका गुणा इसके साथ होगा, तो ये हो जाएगा A1 B2 माइनस इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो A2 B1। लेकिन यदि इस सारणी के पंक्ति को स्तंभ तथा स्तंभ को पंक्ति बना लिया जाए, जैसे ये स्तंभ है इसको पंक्ति बना लिया जाए और ये पंक्ति है तो इसको स्तंभ, जैसे देखें यहाँ पे अगर हम ये लिखें कि A1 ये B1 है, मतलब इसको पूरा क्या स्तंभ बना लिया जाए तो ये चला जाएगा B1 नीचे। उसके अलावा ये स्तंभ है तो इसको बना ले पंक्ति, तो A1 के बाद ये हो जाएगा A2 और उसके अलावा B2 है तो B2 को इसको सेम लिख लेंगे। अब देखते हैं इसका मान क्या होता है, इसका गुणा इसके साथ कर लेते हैं, तो A1 का गुणा B2 के साथ करेंगे तो A1 B2 माइनस इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा B1 A2 या A2 B1। यहाँ देखें इसको और इसको देखें, दोनों का मान सेम ही है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि यदि किसी सारणी के पंक्ति तथा स्तंभ को आपस में आप बदल लें तो सारणी के मान में कोई अंतर नहीं होता है। सारणी के तीसरे गुणधर्म की बात करें तो यदि किसी सारणी के कोई दो पंक्ति या स्तंभ समान हो, समान का मतलब क्या होता है कि एक जैसे हो, तो सारणी का मान शून्य होता है। आप कहेंगे कैसे, तो एक उदाहरण देते हैं इसके लिए कि कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ एक जैसे हो, समान हो, तो उस सारणी का मान शून्य होता है। देखें कैसे, अगर हम माने कि मेरे पास एक सारणी है ABC, उसके अलावा है CDE और फिर दे दिया है ABC। तो देखें इस सारणी में ये पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति एक जैसी है, तो इस सारणी का मान अगर गुणधर्म के हिसाब से देखा जाए तो क्या होना चाहिए शून्य। के बाद ना उसके अलावा अगर हम चौथा गुणधर्म है आपका, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ को एक अचर k से गुणा कर लिया जाए तो सारणी का मान भी k गुना हो जाता है। इसको एक उदाहरण से देखते हैं। आपके पास एक सारणी है जिसमें k का गुणा है किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में, तो हम ये मानते हैं कि पहली पंक्ति में, जैसे आपके पास सारणी है जिसमें अवयव है A1 B1 C1,
फिर सब में k से गुणा कर लिया गया है। तो ये देखें, ये नियम पंक्ति या स्तंभ दोनों के लिए लागू होता है। उसके अलावा है A2, B2, C2, A3, B3 और C3, ये आपके पास है। तो क्या कह रहा है नियम कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ को एक अचर k से गुणा कर लिया जाए, तो एक ये सारणी है, इसके पहली पंक्ति को हमने किससे गुणा कर लिया है? k से गुणा कर लिया है। तो उसी हिसाब से कि k से गुणा कर लिया जाए तो सारणी का मान k गुना हो जाता है। अर्थात ये जो सारणी है इसमें से k को अगर आप कॉमन ले लें तो k बाहर चला आएगा, तो सारणी बचेगा क्या अवयव सारणी में? A1, B1, C1, उसके अलावा A2, B2, C2 और A3, B3, C3। ये सारणी के बाहर किया गया। आप कह सकते हैं कि इस सारणी में किसका गुणा हो गया? k का। यही है आपका गुणधर्म नंबर 4। पांचवा गुणधर्म देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल हो, तब सारणी को उसी क्रम के, क्रम का मतलब होता है 3 गुणित 3 क्रम का है या 4 गुणित 4 क्रम का या 2 गुणित 2 क्रम का है सारणी, तो उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया। जैसे मेरे पास एक सारणिक है जिसमें अवयवों की संख्या कुछ इस प्रकार से है कि A1 प्लस अल्फा 1 प्लस दूसरा है A1 अल्फा 1 प्लस B1 अल्फा 2 प्लस तीसरा है अवयव C1 प्लस अल्फा 3, इस तरीके से है। उसके अलावा दूसरी पंक्ति में है B1, मान लीजिए कि यहाँ B1 ना होकर के A2, B2, C2, उसके अलावा A3, B3 और C3, इस तरीके से कोई सारणी है। तो ये क्या है? पहला हिस्सा आपका हो जाएगा A1, B1, निचली वाली यहाँ देखें दूसरी पंक्ति है A2, B2, C2, यहाँ देखें ये सेम है, ये उतार लेते हैं। तीसरी पंक्ति है A3, B3, C3, ये हो गया। अब इसमें जुड़ा है इसलिए यहाँ पे चिन्ह क्या लिखेंगे? प्लस। और देखेंगे फिर दूसरा क्या है A1, B1, C1 तो हमने ले लिया, तो बचा क्या? अल्फा 1 पहले में बचा और दूसरे में बचा अल्फा 2, तीसरे में बचा अल्फा 2। और उसके अलावा देखें दूसरी पंक्ति में क्या है A2, B2, C2 तथा A3, B3, C3। आप कह सकते हैं मित्रों कि यदि कोई सारणी अपने पंक्ति या स्तंभ में आपस में योगफल के रूप में है तो उसको आप अलग अलग उसी क्रम की सारणी में लिख सकते हैं, अलग अलग जोड़ करके। जैसे देखिए आपके पास ये उदाहरण था कि इसमें A1 प्लस अल्फा 1 था, तो A1 वाले को अलग से 3 गुणित 3 क्रम की सारणी में लिख लिया, प्लस अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 को प्लस करके दूसरे सारणी में लिख लिया। इसका गुणधर्म तो ये। अभी आपने कुल सारणी के 5 गुणधर्म पढ़े और मुझे उम्मीद है कि ये 5 गुणधर्म से ही आपका प्रश्नावली 4.2 पूरा हल हो जाएगा। लेकिन मित्रों आप ये ध्यान दें कि सारणी को हल करते समय आप विशेष रूप से ये ध्यान देना चाहिए कि सारणी के विस्तार के करते समय उस पंक्ति को आप चुने सारणी के विस्तार के लिए जिसमें शून्य की संख्या सबसे ज्यादा, अर्थात ऐसा पंक्ति या स्तंभ को आप हल करने के लिए चुने जिसमें शून्य की संख्या सबसे ज्यादा हो। जैसे अगर हम कहें कि मेरे पास एक सारणी है जिसमें अवयवों की संख्या कुछ इस तरीके से 2, 4, 0, 3, 6, 0, उसके अलावा है 2, 1, 2, इस तरीके से है एक सारणी। तो इसमें आप देखते हैं कि ये जो तीसरा स्तंभ है इसमें शून्य की संख्या सबसे ज्यादा है, तो सारणी को हल करने के लिए आप तीसरे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह मेथड पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, या आपको और कोई समस्या हो इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं। और ये हमने केवल प्रश्नावली 4.2 का जो चैप्टर है उसका अभी बेसिक नियम पढ़ा है, लेकिन अगली वीडियो में हम इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।